मोदी मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। शीतला माता की, शीतला माता की, कड़ा देवी की, कड़ा देवी की, कौशाम्बी के सब भाई बहन लोग के जय सिया राम। ये धरती संत मलुकदास, माता रत्नावली और दुर्गा भाभी जैसे महान व्यक्तित्वों की धरती है। मां गंगा और यमुना से सिंचित इस पावन धरती और यहां के लोगों का मैं आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे बताया गया कि और भी कई जिले हैं जो वर्चुअली आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सबका भी आदरपूर्वक स्वागत करता हूं और मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूं कि मैं उन तक वर्चुअली पहुंच पा रहा हूं। लेकिन भाइयों बहनों, ये जो नजारा मैं देख रहा हूं, दूर दूर तक लोग ही लोग हैं। आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद हम सबकी बहुत बड़ी ताकत है। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इतनी बड़ी तादाद में आकर के आप आशीर्वाद दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में चौथे चरण का मतदान हो रहा है। यूपी की जनता भाजपा की जीत का चौका मारने के लिए, एनडीए की जीत का चौका मारने के लिए आगे बढ़ रही है। जो लोग सोचते हैं कि यूपी के लोग बट जाएंगे, उन्हें यूपी के लोग फिर जवाब देने के लिए आज पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतार लगा करके खड़े हैं। भाइयों, सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई दे रहा है ना? आपने हाथ ऊपर किया, अच्छा अच्छा, आपका प्यार था। साथियों, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, अगर उसे आगे बढ़ना है तो लोगों को एकजुट होना ही होता है। भारत के तेज विकास के लिए, यूपी के तेज विकास के लिए हम सभी का एकजुट बने रहना, ये हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। भाइयों बहनों, कौशाम्बी में शक्तिपीठ शीतला माता का धाम है। राम वनगमन मार्ग है, प्रभासगिरी पर्वत है, महात्मा बुद्ध का चातुर्मासा स्थान है। कौशाम्बी महाभारत, रामायण, पुराणों तक में प्रसिद्ध नगरी है। लेकिन गौर परिवारवादियों के राज में कौशाम्बी को विकास के लिए तरसा दिया गया। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है जो पूरी ईमानदारी से
कौशाम्बी के विकास में जी जान से जुटी है। हमारी सरकार गांव-गांव तक सड़क पहुंचा रही है, सड़कों को चौड़ा कर रही है, गंगा और यमुना नदी पर बने पुल और कौशाम्बी में कई जगहों पर बने ओवरब्रिज, अंडरपास हमारे प्रयासों का प्रमाण है। कौशाम्बी को बौद्ध सर्किट से जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने ही किया है। कौशाम्बी में ही राम वन गमन पथ योजना, उसका काम भी तेजी से चल रहा है। सैरा रेलवे क्रॉसिंग पर बने ओवरब्रिज को महाराजा बिजली पासी के नाम पर रखा गया है। हम कौशाम्बी समेत पूरे प्रदेश की समृद्धि, प्रगति और संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, आज जब मैं यहां आ रहा था तो स्वाभाविक था हमारे पुराने मित्र स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी की भी याद आ रही थी। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था तो जब भी गुजरात आते थे हमेशा उनसे मिलने का अवसर मिलता था। वे अमूल डेयरी में रुचि लेते थे, कोऑपरेटिव डेयरी में रुचि लेते थे। उन्हें अपना पूरा जीवन गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित वर्ग के कल्याण में लगा दिया। साथियों, आज हम सुविधा के साथ आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी काम कर रहे हैं। यहां के पीतल, कांसे के उत्पादों को बर्बाद कर दिया गया था। अब हम तेजी से इसे पहचान दिलाने में जुटे हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की वजह से यहां के केले की पहचान अब पूरे देश में बन रही है। साथियों, बिना भेदभाव यूपी के हर क्षेत्र का विकास, हर वर्ग का विकास भाजपा की डबल इंजन की सरकार की प्राथमिकता है। हम गरीब की छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने में दिन रात जुटे हुए हैं। गरीब के पास पक्का घर हो, घर में नल हो, नल में जल हो, एलईडी बल्ब का उजाला हो, उज्ज्वला का गैस कनेक्शन हो, शौचालय हो, हमारी सरकार इसे सुनिश्चित कराने में जुटी है। गरीब को इलाज में दिक्कत ना हो, इसके लिए उसे आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है। गरीब दुकानदारों को, खेत मजदूरों को, रेहड़ी पटरी वालों को पेंशन के लिए भी योजनाएं शुरू की गई हैं। पीएम किसान योजना के तहत कौशाम्बी के 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 350 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में जमा किए हैं।
साथियों, इस कोरोना काल में आपने देख लिया है कि जब गरीब का दर्द दिल में होता है तो सरकार कैसे गरीबों के लिए काम करती है। हमारी सरकार पिछले 2 साल से यूपी के 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। जिस राशन की उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसका दाना दाना आज उस गरीब तक पहुंच रहा है। सरकारी राशन की दुकानों का पहले क्या हाल रहा है, ये आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। और कोरोना के समय सब कुछ ठीक कैसे चल रहा है, हर गरीब को राशन कैसे मिल रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। साथियों, इसके लिए आपको पुराने दिनों को, उनकी सरकार के समय यहां क्या हाल थे, उसको जरा मैं याद कराना चाहता हूं। पहले की सरकारों में राशन की दुकानों से गरीब के लिए भेजा गया अनाज राशन माफिया के पास पहुंच जाता था। दुकान के सामने कब राशन बांटने की तारीख लिखी गई, कब राशन खत्म हो गया, एक गरीब को पता ही नहीं चलता था। गोर परिवारवादियों के दलाल गरीब का राशन उसे भी लूट लेते थे। यहां तक कि उनके मंत्री, उनके सांसद, उनके विधायक, ये सारे परिवारवादी टोलियां ये गरीबों का राशन लूटने में शामिल रहते थे। भाजपा सरकार ने गोर परिवारवादियों के इन सारे खेलों का भी द एंड कर दिया है। साथियों, गरीब तक राशन पहुंचाने के लिए हमने टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया। हमने 80,000 राशन की दुकानों पर ई-पॉस मशीनें लगा दी। हमने बायोमेट्रिक तकनीक के जरिए ये सुनिश्चित किया कि राशन उसी को मिले जो उसका हकदार है। एक और बड़ा काम किया गया राशन कार्ड को लेकर के। पहले एक जगह का राशन कार्ड होल्डर दूसरी जगह राशन नहीं ले सकता था। इसलिए भाजपा सरकार ने राशन कार्ड को पोर्टेबल बनाया। ये सुविधा गरीब को दी कि वो किसी भी राशन की दुकान से अनाज ले सके। वो उत्तर प्रदेश में है तो भी ले सकेगा, वो मुंबई जाएगा तो भी ले सकेगा, वो तमिलनाडु जाएगा तो भी ले सकेगा, वो मध्य प्रदेश जाएगा तो भी ले सकेगा, वो अहमदाबाद जाएगा तो भी ले सकेगा, ताकि गरीब को तकलीफ न हो। इसलिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा ले आए। पूरे देश में हमने यही व्यवस्था लागू कर दी है। अब कौशांबी का कोई व्यक्ति देश में कहीं पर भी जाकर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकता है। साथियों, कोरोना के इस काल में आपने कुछ मौसमी नेताओं को भी देखा है। कोरोना आया
तो गायब हो गए, कोरोना कंट्रोल हुआ तो फिर आ गए, चुनाव आया तो आ गया, चुनाव खत्म तो विदेश चलो। जब लोग महामारी में परेशान थे तो वो गायब थे, चुनाव आया तो घर से बाहर निकल आए। ये लोग यूपी की जनता को वैक्सीन लगवाने के खिलाफ भड़काते रहे और जब अपनी बारी आई तो चुपचाप वैक्सीन लगवा ली। ऐसे मौसमी नेताओं को यूपी की जनता पूरी तरह पहचानती है। साथियों, ये मौसमी नेता 10 मार्च के बाद फिर घूमने निकल जाएंगे। वहीं भाजपा सरकार यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उसके लिए लगातार नई नई योजनाओं के साथ, नए नए प्रकल्पों के साथ, नई ऊर्जा के साथ आप सबकी चिंता कर रही है। यहां कौशांबी के मंजनपुर में बन रहा मेडिकल कॉलेज, ट्रॉमा सेंटर, कौशांबी जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, सिराथू में मिनी ऑक्सीजन प्लांट हमारे इसी संकल्प को साबित करता है। भाइयों और बहनों, यूपी का कोई व्यक्ति भूल नहीं सकता कि पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था तो क्या क्या होता था। कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी, गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे, गुंडागिर्दी इतनी चरम पर थी कि बहन बेटियां घर से निकल भी नहीं पाती थी। और आज भाजपा सरकार की अनेकों योजनाओं से हमारी बेटियों का भविष्य संवर रहा है। वो शासन करने के बजाय वो शासन नहीं, शोषण करते थे। हमने सेवा का रास्ता चुना है। वो अपने महल बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए हैं। वो अपने खानदानी महोत्सव मनाते थे, हमने दीपोत्सव रंगोत्सव मनाए हैं। वो जाति पंथ इलाका देखकर नौकरी के नाम पर लूट मचाते थे। योगी जी की सरकार ने प्रदेश के 5 लाख युवाओं को बिना पक्षपात रोजगार दिया। उनके राज में कौशांबी में अवैध खनन को उद्योग बना दिया गया था। हम कौशांबी के प्रभातगिरी पर्वत, माता शीतला देवी के शक्तिपीठ की प्रतिष्ठा का गौरवगान करने वाले लोग हैं। उनके राज में कौशांबी को बिजली के लिए तरसा दिया गया था। आज हर गांव में बिजली है, भरपूर बिजली मिलती है। इनके राज में घोटालों का ही राज था। खनन घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, एम्बुलेंस घोटाला, रिवर फ्रंट घोटाला, आज राज्य की एक एक पाई जनता की भलाई में लग रही है। उनके राज में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया था। आज हुनर का सम्मान हो रहा है और जिले जिले उद्योग लग रहे हैं। साथियों, इन गौर परिवारवादियों के इतिहास गवाह है कि इन लोगों के हाथ में कभी यूपी की सुरक्षा नहीं दी जा सकती। इनके शासन के दौरान यूपी में एक के बाद एक
आतंकी हमले हुए। दुर्भाग्य से इन धमाकों के आतंकियों को कड़ी सजा के बजाय समाजवादी सरकार ने उनकी रिहाई के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। और साथियों, अभी आपने देखा है कि दोषियों को, मारने वालों को कानून से सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? कानून ने कानून का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देश को बर्बाद करने जो आतंकी निकले थे, उन्हें अदालत ने पूरी जांच पड़ताल के बाद अनेक वर्षों तक केस चला, बहुत बारीकी से जांच पड़ताल हुई और उसके बाद अदालत ने पिछले सप्ताह सजा दी है। अब मुझे बताइए, निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकियों को सजा हुई, आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? आपको अच्छा लगा? सजा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? फांसी मिली तो ज्यादा अच्छा लगा कि नहीं लगा? न्यायपालिका ने सजा दी, अच्छा लगा कि नहीं लगा? आप सबको अच्छा लगा ना? गुनहगार को सजा मिली, आपको अच्छा लगा ना? पूरे देश को अच्छा लगा। लेकिन इन गौर परिवारवादियों में से किसी ने भी देश हित से जुड़े इतने महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत तक नहीं किया। उनके मुंह पे ताले लग गए। भाइयों, ये क्यों चुप है? न्यायपालिका ने सजा दी है, निर्दोषों को मारने वालों को सजा दी है, 56 लोगों को मार दिया गया था। आपके मुंह पर ताला क्यों लग गया भाई? ये लोग आतंक के सामने आंख पर पट्टी बांधकर बैठ जाने वाले लोग हैं। ये लोग देश हित को दांव पर रखकर वोट खोजते रहते हैं और इसलिए ये आतंक को कभी खत्म नहीं कर सकते। और साथियों, आज मैं आपसे एक और बात कहूंगा। इन लोगों को राष्ट्र के सम्मान से जुड़ी हर बात से दिक्कत है। आजादी के बाद राष्ट्र को मजबूती देने का सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। सरदार पटेल के सम्मान में हमने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई है, सबसे ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हर देशवासी को एकता का, एकजुटता का संदेश देती है। देश विदेश से लोग सरदार साहब की प्रतिमा को देखने के लिए आते हैं। मुझे याद है, यहां उत्तर प्रदेश से भी बहुत से हमारे भाई बहन सरदार साहब की इस प्रतिमा को नमन करने के लिए गुजरात जाते हैं। लेकिन मुझे देखकर बहुत अफसोस होता है कि गौर परिवारवादियों के पास सरदार साहब को नमन करने का समय नहीं है, उनकी इज्जत करने का समय नहीं है। उन लोगों के पास विदेश घूमने के लिए समय है, बहुत समय है, लेकिन सरदार साहब से नाम सुनते ही दूर भागते हैं। भाइयों बहनों, मैं कल यहां कौशांबी का ही एक वीडियो देख रहा था, यहीं का वीडियो था। ये गौर परिवारवादी किस तरह दलितों का अपमान करते हैं, ये उस वीडियो में साफ दिखाई देता है। इन गौर परिवारवादियों को
भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा तक स्वीकार करना गंवारा नहीं है। ये भगवान बुद्ध का अपमान है कि नहीं है? अपमान है कि नहीं है? ये दलितों का अपमान है कि नहीं है? ये पिछड़ों का अपमान है कि नहीं है? ये गरीबों का अपमान है कि नहीं है? लेकिन उनको भगवान बुद्ध की प्रतिमा लेने का तो मन नहीं करता है, लेकिन चांदी का मुकुट देखा तो मुंह में पानी छूट गया और चांदी का मुकुट तो लपक लिया। ये लोग गौतम बुद्ध की इस धरती पर गरीबों का कभी कल्याण नहीं कर सकते। इन लोगों से आप सभी को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, आप सभी सदस्यों के लिए, आपकी सेवा के लिए मुझे यूपी में डबल इंजन की सरकार आप अगर देंगे, और मुझे पक्का भरोसा है आप सरकार बनाने वाले हैं, फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाने वाले। आपके लिए मेरे मन में जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके लिए मैंने जो संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए मुझे डबल इंजन की सरकार एक ऐसी ताकत देगी, देखते ही देखते आपके सपने मेरे संकल्प बन जाएंगे और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए हम जी जान से जुट जाएंगे। और इसके लिए आपका एक एक वोट बहुत मूल्यवान है। आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में पोलिंग बूथ पर जाना है, बीजेपी को जिताना है। एनडीए में हमारे सहयोगियों, अपना दल और निषाद पार्टी के उम्मीदवारों को भी जिताना है। मेरा आग्रह है, पहले मतदान फिर दूसरा कोई काम। मेरी बात मानेंगे? मेरी बात मानेंगे? घर घर जाएंगे, मतदाताओं को मिलेंगे, हर घर जाकर के सबको मेरा प्रणाम पहुंचाएगा, उनको मेरा नमस्ते कहिएगा। पक्का कहेंगे ना? उनको कहिए मोदी जी आए थे, आपके लिए प्रणाम भेजा है, बताएंगे? और उनके आशीर्वाद चाहिए मुझे। हर गरीब का आशीर्वाद चाहिए, हर माता बहन का आशीर्वाद चाहिए, हर बहन बेटी का आशीर्वाद चाहिए। और इसके लिए आप सब मेरे साथी, इतनी तादाद में आए हुए मेरे भाई बहन, एक एक घर जाकर के लोगों को चुनाव के दिन मतदान के लिए ले आइए, कमल के निशान पे बटन दबाइए और फिर एक बार डबल इंजन की सरकार बनाइए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उम्मीदवारों से मेरी प्रार्थना है, उम्मीदवार सभी आगे आ जाएं। भारत माता की, भारत माता की। लोधेश्वर महादेव के पावन भूमि बाराबंकी और भगवान राम की सुहावनी अवधपुरी अयोध्या के लोगन का हम हाथ जोड़कर प्रणाम करित है। आप सभी के प्यार, आपके इस आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, जितने लोग यहां हैं उससे ज्यादा लोग बाहर हैं। आप इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये ऊर्जा, ये उत्साह सिर्फ बाराबंकी और अयोध्या तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज चौथे चरण में जहां मतदान हो रहा है, वहां के मतदाताओं को भी भारी संख्या में मतदान करते देख करके पूरे देश के लोकतंत्र प्रेमियों को एक विशेष आनंद हो रहा है और सुबह सुबह बहुत बड़ी तादाद में मतदान के लिए निकले हुए सभी लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश में हो रहे ये चुनाव यूपी के विकास के साथ ही देश के विकास के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। क्षेत्रफल के हिसाब से भले ही यूपी देश का 7% हिस्सा हो, लेकिन आबादी को देखें तो भारत की 16% से ज्यादा जनसंख्या ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। इसलिए यूपी के लोगों का विकास भारत के विकास को गति देता है। यूपी के लोगों का सामर्थ्य भारत के लोगों का सामर्थ्य बढ़ाता है। लेकिन भाइयों और बहनों, यूपी में इतने दशकों तक जिन गौर परिवारवादियों की सरकारें रही, उन्होंने यूपी के सामर्थ्य के साथ इंसाफ नहीं किया। इन गौर परिवारवादियों ने यूपी के लोगों को कभी खुलकर अपना सामर्थ्य दिखाने का अवसर ही नहीं दिया। जब सामान्य मानवी, जब हमारा गरीब मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता रहेगा, तो फिर वो अपनी ऊर्जा आगे बढ़ाने में कैसे लगाएगा। ये गौर परिवारवादी जानते थे कि अगर गरीब के पास उसका घर हो गया, घर में शौचालय बन गया, अगर गरीब के घर में बिजली पहुंच गई, गरीब के घर तक सड़क पहुंच गई, तो फिर ये गौर परिवारवादियों के घर के चक्कर कौन काटेगा, उनके पास कौन जाएगा। ये गौर परिवारवादी चाहते हैं कि गरीब हमेशा उनके चरणों में रहे, उनके ही चक्कर लगाता रहे। हम गरीब की चिंता करते हुए उनके जीवन से मुश्किलें कम करने का काम कर रहे हैं और इसलिए आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है। एकजुट होकर चुनाव के हर चरण में भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है।
इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं, यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि बीजेपी की जीत का झंडा आज यूपी के गरीब ने खुद इस झंडे को उठा लिया है। जिन 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप सबको टीका लगा है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से 1 रुपया भी गया क्या? अब मुझे बताइए, 28 करोड़ लोगों के जिंदगी में इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया, तो वो मोदी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? भरपूर आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? तकलीफ उनको इसी बात की है। यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है, और इसलिए यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो भाइयों और बहनों, यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जकड़ करके रहेगी, बंधन में रहेगी, उनका जीवन अगर मुसीबतों से भरा रहेगा, तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता। जब माताओं, बहनें, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ता है, तो परिवार का, समाज का, देश का सामर्थ्य बढ़ता है। हमारी बहनों बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा, उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा। बहन बेटियों की, माताओं बहनों की मुसीबतें, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। घर और स्कूल में शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली पानी कनेक्शन हो, गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपयों की सीधी मदद हो, ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से,
पूरी लगन से किया। यूपी में हमने जो लाखों घर पीएम आवास योजना के बनाए हैं, वो भी ज्यादातर महिलाओं के ही नाम है। और ये जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी है, ये किसी की जाति या मजहब देख करके नहीं दी। सबसे अधिक लाभ अगर इन योजनाओं का हुआ है तो हमारी दलित माताएं बहनें, पिछड़े समाज की माताएं बहनें और मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ हुआ है। अस्पतालों में जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है, उसका भी इन वर्गों की बहनों को लाभ रहा है। भाइयों और बहनों, दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की जरूरतों, उनके परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी, ध्यान ही नहीं दिया। अगर उनके हृदय में जरा सा भी दर्द होता तो क्या वो उन मंचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे? आज यूपी में ऐसे मंचलों को पता है कि अगर सीमा लांघी तो कड़ी कार्रवाई होगी। साथियों, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं ने कैसे मुस्लिम बेटियों को, पूरे परिवार को असुरक्षित कर दिया था, ये सब जानते हैं। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा गौर परिवारवादियों से पूछता हूं, आप अगर परिवार के इतने गुणगान गाते हो तो आपको ये मेरी मुस्लिम बेटियों के दर्द की चिंता क्यों नहीं हुई? मेरी मुस्लिम बेटियों बहनों को छोटे छोटे बच्चे लेकर के पिता के घर लौटना पड़ता था, तब तुम्हें परिवार का दर्द क्यों समझ नहीं आया? हम परिवार वाले नहीं हैं, लेकिन हर परिवार के दर्द को पहचानते हैं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, आप सब मेरे परिवार के हैं। आपने वोट बैंक की वजह से इन लोगों ने मुस्लिम बेटियों के जीवन की पहाड़ जैसी दिक्कतों को देखने की भी फुर्सत नहीं थी, नजरअंदाज कर दिया। ये हमारी ही सरकार है जिसने इन मुस्लिम बहनों को 3 तलाक के दुष्चक्र से मुक्त किया है। और साथियों, आप ये भी समझिए, कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये सिर्फ बेटियों को सुरक्षा देता है ऐसा नहीं है, ये उन मुस्लिम बेटियों के पिता को भी सुरक्षा देता है, ये मुस्लिम बेटियों के भाई को भी सुरक्षा देता है, ये मुस्लिम बेटियों की माता को भी सुरक्षा देता है, क्योंकि बड़े अरमानों के साथ
बेटी की शादी करा करके ससुराल भेजते हैं मां बाप, जीवन में कितना बड़ा आनंद और संतोष होता है। लेकिन वही बेटी 5-10 साल के बाद 3 तलाक 3 तलाक 3 तलाक सुन के जब घर लौट आती है, आप कल्पना कर सकते हैं उस बेटी के बाप पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के मां पर कितनी बीतती होगी, उस बेटी के भाई को कितना दर्द होता होगा। तुम परिवार वाले हो, अरे तुम्हें तो इस दर्द का पता चलना चाहिए था, तुम्हें नहीं चला, क्योंकि तुम्हें सिर्फ बैलेट बॉक्स ही दिखता है, तुम्हें किसी की जिंदगी नहीं दिखती है। हमारी बेटियों की सुरक्षा और सम्मान बढ़े, ये डबल इंजन की सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। इसलिए 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने इसके लिए ईमानदारी से काम किया। भाजपा सरकार ने तय किया कि सभी राज्यों में महिलाओं की सुनवाई के लिए वन स्टॉप सेंटर, थानों में महिला हेल्प डेस्क और विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। आपको हैरानी होगी, 6-7 साल पहले हमारे देश में महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सिर्फ 1,10,000 थी। मैं पूरे देश की बात बताता हूं। अब महिला पुलिस कर्मियों की संख्या सिर्फ 5-7 साल में 2.25 लाख के भी ऊपर पहुंच चुकी है। भाइयों बहनों, यूपी में इतने दशकों तक कांग्रेस, सपा, बसपा की सरकारें रही, लेकिन योगी जी के आने के पहले उत्तर प्रदेश में करीब करीब 11,000 महिला पुलिसकर्मी थी। 11,000। 7 दशक के बाद कहां पहुंचे? 11,000। बीते 5 साल में ही हमारे योगी जी ने, भाजपा सरकार ने लगभग 20,000 नई भर्तियां हमारी बेटियों की पुलिस में की है भाइयों। और इतना ही नहीं, हमने पुलिस में ही बेटियों की भागीदारी की ऐसा नहीं, बल्कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, ऐसे अर्धसैनिक बलों और सेना में भी हम बेटियों की भागीदारी का विस्तार कर रहे हैं। आज बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमांडो बनकर देश और समाज को सुरक्षा दे रही है। सेना में भी हर मोर्चे को हमने बेटियों के लिए खोल दिया है। सैनिक स्कूलों, मिलिट्री एकेडमी में अब बेटियां भी पढ़ाई कर रही हैं, ट्रेनिंग ले रही है। भाइयों और बहनों, ये प्रयास बेटियों की सरकारी सेवाओं में अधिक भागीदारी के तो है ही, उससे भी अधिक ये बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ाने का प्रयास भी है। हम ऐसे ही सामर्थ्यवान उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी के लिए आपसे फिर एक बार दोबारा भारी समर्थन मांग रहे हैं। भाइयों और बहनों, 2017 से पहले के 1.5 दशकों में आपने देखा है कि इन लोगों ने बारी बारी से सत्ता भोग किया,
लेकिन विकास को भी जाति और पंथ के दायरे में समेट दिया। हर सुविधा में ये लोग भेदभाव करते थे, पक्षपात करते थे। बाराबंकी और अयोध्या राजधानी लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। यहां बिजली की क्या स्थिति थी? 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली पैदा ही बहुत कम होती थी। जो पैदा होती थी वो दशकों पुरानी ट्रांसमिशन लाइनों, पुराने ट्रांसफार्मर्स का नेटवर्क, वही उसको खा जाता था। केंद्र सरकार ने पूरे देश में बिजली का उत्पादन बढ़ाने और ट्रांसमिशन पर बहुत अधिक काम किया। पहले गांव में ट्रांसफार्मर जल जाए, कई कई दिन तक बदला नहीं जाता था। गांव के गांव अंधेरे में रहते थे। योगी जी की सरकार में अब ट्रांसफार्मर बदलने में देरी नहीं होती। जल्द से जल्द बिजली लाने का प्रयास होता है। भाई और बहनों, ये मानव स्वभाव है कि जब किसी की एक आकांक्षा की पूर्ति होती है तो उसमें अगली आकांक्षा जाग जाती है। जैसे किसी को सामान्य सा मोबाइल मिल जाए तो फिर उसका मन करता है कि कुछ दिन बाद वो और अच्छा स्मार्टफोन खरीद पाए। इसी प्रकार जब विकास भी नई आकांक्षाओं को जन्म देता है। जिन गांवों में सड़क आ गई वहां सिंगल पट्टी है तो डबल पट्टी मांगेंगे, डबल पट्टी है तो ऑल वेदर रोड की आकांक्षा बढ़ती है। जहां हाईवे आ गए, रेल आ गई, वहां लोग एयरपोर्ट चाहते हैं। पहले बसपा और फिर सपा ने तो विकास की इस आकांक्षा को ही सीमित कर दिया था। इन्होंने तो आपको छोटी छोटी जरूरतों के लिए तरसा दिया था। इन दिनों आप सब टीवी वाले गांव गांव जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, और जब लोग कहते हैं कि ये मिला है, ये मिला है, ये मिला है, तो जो टीवी वाला है ना जरा खरोदता है, नहीं ले लेकिन उसका क्या, उसका क्या। तो फिर नागरिक बोलता है हाँ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो फिर टीवी वाले अगर जिसको पिछले 20 साल से मेरे जैसे लोग पसंद नहीं है, वो उसका अर्थ निकालते हैं, देखो लोगों को कुछ मिला नहीं है। लेकिन मैं उसमें से दूसरा अर्थ निकालता हूं। मैं देखता हूं कि मैंने आज देश में एक वातावरण पैदा किया है, जिस वातावरण से लोगों की चाह बढ़ी है। उनको लगता है इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए, इतना तो हुआ और अधिक होना चाहिए। और लोग पहले तो कहते ही नहीं थे, पहले तो ये कहते थे भाई क्या करें, हम तो गरीब के घर में पैदा हुए, ये इलाका ही ऐसा है, लोग ये चलो भाई भगवान ने जन्म दिया गुजारा कर लेंगे। आज ऐसा नहीं कह रहे हैं। मुझे गर्व है, मेरे देशवासी कह रहे हैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, क्योंकि उनको मोदी पे भरोसा है।
भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार आपको बड़े सपने देखने का और उन्हें पूरा करने का प्रोत्साहन दे रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेस ऐसा ही एक प्रयास है। ये एक्सप्रेस वे इस पूरे क्षेत्र में रोजगार, व्यापार, कारोबार को गति देने वाला है। इसके इर्द गिर्द लगने वाली फैक्ट्रियां आने वाले सालों में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाले हैं। अयोध्या में हो रहा एयरपोर्ट का विस्तार इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को और सशक्त करने वाला है। इससे देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए आवाजाही बहुत आसान हो जाएगी। 21वीं सदी में अयोध्या का विकास सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इस पूरे अवध क्षेत्र से पर्यटन और तीर्थाटन की संभावनाओं को विस्तार देगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार छोटे किसानों की जरूरतों, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भी काम कर रही है। हमारे एक किसान साथी फल, सब्जी उगाते हैं, पशुपालन का काम करते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से ऐसे करोड़ों छोटे किसानों की मदद हो रही है। भाइयों बहनों, हम सत्ता में आए उसके पहले, आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया उसके पहले, क्या कभी भी आपके कानों पे किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पॉलिटिकल लीडर के मुंह से छोटे किसान इस शब्द भी सुना था क्या? सुना था क्या? इस देश में 80-90% छोटे किसान हैं, लेकिन देश के राजनेताओं को, देश की सरकारों को छोटे किसानों की परवाह नहीं थी। भाइयों, जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है, उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं। भाइयों बहनों, बाराबंकी के ऐसे ही 5 लाख से अधिक किसानों को, छोटे किसानों को हमने जो योजनाएं दी हैं उसका लाभ मिल रहा है। और आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ बाराबंकी में ही हमने कितने रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए हैं। मैं सिर्फ बाराबंकी का बताता हूं, और सीधे उनके बैंक खाते में गए हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटमनी नहीं, कोई मेरा तेरा नहीं, किसान मतलब किसान। कितना पैसा गया बताओ? 800 करोड़ रुपया, 800 करोड़ रुपया अकेले बाराबंकी में किसान के खातों में गया है। अगर मैं बाराबंकी के लिए 800 नहीं 200 करोड़ की भी योजना जाहिर करता ना, तो अखबार वाले, टीवी वाले हेडलाइन बना देते, बाराबंकी के लिए 200 करोड़। 800 करोड़ दे चुका हूं भाइयों, 800 करोड़ दे चुका। हमारी सरकार अपने मेहनत कर किसानों के सामर्थ्य में सहयोग के लिए खर्च कर रही है। साथियों, भाजपा सरकार की कार्य संस्कृति है कि हम समस्याओं के स्थायी समाधान पर बल देते हैं। चीनी की पैदावार अधिक हो गई,
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिर गई तो गन्ना किसानों को बहुत समस्या आती है। लेकिन सपा बसपा वालों ने इसका आसान रास्ता निकाला और चीनी मिलों को ही बंद कर दिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। लेकिन भाजपा की सरकार गन्ना किसानों की समस्याओं के स्थायी समाधान पर काम कर रही है। हमने चीनी मिलों की सेहत तो सुधारी, गन्ने से इथेनॉल पर भी जोर दिया। यानी जब गन्ना ज्यादा हो जाए तो बेकार ना हो जाए, उसे इथेनॉल बनाया जाए ताकि मेरे किसान को परेशानी न हो। इथेनॉल की बिक्री से जो पैसा मिल रहा है वो चीनी मिलों के साथ ही गन्ना किसानों का भी फायदा कर रहा है। साथियों, पशुधन हमारी खेती का अभिन्न हिस्सा है। पशुधन की समृद्धि के लिए हमारी सरकार आजादी के बाद पहली बार, दोस्तों आप देखिए ये सरकारें कैसे चलाते थे, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी। आजादी के बाद पहली बार 13,000 करोड़ रुपए की लागत से हमने पशुओं के टीकाकरण का अभियान चला रखा है। हम सिर्फ कोरोना के लिए मनुष्य का टीकाकरण कर रहे हैं ऐसा नहीं, ये खुरपका, मुंहपका, फूट एंड माउथ डिसीज जो हमारे पशुओं को होता है उनको बचाने के लिए 13,000 करोड़ रुपए का टीका अभियान चला रहे हैं भाइयों। हमारी सरकार ने गोबरधन योजना भी शुरू की है। पशुओं के गोबर से बायोगैस बनाने के लिए यूपी में अनेकों प्लांट का निर्माण हो रहा है। इस गोबर से भी किसानों की कमाई होगी और साथ ही उन्हें जैविक खाद भी मिलेगी। खेती का खर्चा कम होगा। भाइयों बहनों, डबल इंजन का काम तेजी से जारी रहे, ये यूपी के विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करने आया हूं, भारी बहुमत से योगी जी को फिर से लाना है। और इसलिए आपको कमल के निशान पर बटन दबाना है। भाइयों बहनों, इतनी बड़ी जबरदस्त रैली की आपने और मैं देख रहा हूं उत्साह भी जबरदस्त है। अब ऐसा तो नहीं करोगे ना, चलिए हो गया आप सो जाते हैं, ऐसा तो नहीं करोगे ना। अब जाकर के ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलोगे, घर घर जाओगे, मोदी जी ने प्रणाम कहा है ये हर एक को बताओगे, मोदी जी का नमस्ते पहुंचाओगे, उनको मेरी तरफ से प्रणाम कहेंगे, उनको वोट देने के लिए बताएंगे, कमल पे बटन दबाने के लिए समझाएंगे, ज्यादा ज्यादा वोट करवाएंगे, पक्का करेंगे, जी जान से करेंगे। भाइयों बहनों, यही उत्साह, यही कमिटमेंट। फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों मुट्ठी ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी उम्मीदवारों से मेरी प्रार्थना है, आप आगे आ जाइए।
भारत माता की, भारत माता की। बालार ऋषि के तपोभूमि और महाराजा सुहेलदेव के युद्ध स्थली बहराइच स्वतंत्रता के अमर सेनानी राजा देवभक्त सिंह का जन्मभूमि गोंडा, महात्मा बुद्ध के श्रावस्ती और मां पाटेश्वरी देवी का पुण्य भूमि बलरामपुर के लोगन का हमार कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले तो मुझे पहुंचने में विलंब हुआ, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं कि मैं आज नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर में था और मणिपुर से आते थोड़ा समय हो गया, तो इसलिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये जो दृश्य मैं देख रहा हूं, कहीं पैर रखने की भी जगह रखिए कि नहीं? और जितने लोग यहां हैं, मैं उधर बाहर देख रहा हूं, पता नहीं उनको सुनाई देता होगा नहीं देता होगा, इतनी बड़ी तादाद में लोग आज यहां दूसरे जिलों से भी एक तो यहां मौजूद है, बाकी लोग वर्चुअली और जिलों में भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सबको भी यहां से प्रणाम करता हूं। आप जो इतनी बड़ी संख्या में हम सबको, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने आए हैं, उससे साफ है कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है, चौका। एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। यूपी के लोग 22 में भी गौर परिवारवादियों को हराने के लिए फैसला कर चुके हैं। भाई और बहनों, हिंदुस्तान का कोना कोना शौर्य और पराक्रम की गाथाओं से भरा हुआ है। हमारी मिट्टी ही हमारे मिजाज को तय कर देती है। हमारी मिट्टी ही हमारा व्यक्तित्व रच देती है। जिस धरती पर हम हैं, ये धरती ही महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम की महक लिए हुए है। पिछले वर्ष मुझे उनके स्मारक के शिलान्यास का भी सौभाग्य मिला। इस स्मारक में उनकी भव्य प्रतिमा भी लगाई जाएगी। साथियों, आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ
उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। सहलदेव की धरती के लोगों का एक एक वोट देश को मजबूती देगा। आप देखिए, स्कूल में भी कोई ढीला ढाला टीचर हो तो स्टूडेंट को पसंद आता है क्या? जरा जोर से बताइए। ढीला ढाले मास्टर जी हो तो बच्चों को पसंद आता है क्या? बच्चों के परिवारजनों को पसंद आता है क्या? माँ भी चाहते हैं ना कि टीचर मजबूत होना चाहिए। चाहते कि नहीं चाहते? आपके इलाके में दरोगा भी बिल्कुल ढीला ढाला हो तो किसी को पसंद आता है क्या? दरोगा भी मजबूत चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, जिम्मेवारी भी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब टफ टाइम होता है, जब टफ टाइम होता है तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। साथियों, हमने तमाम संघर्षों से लोहा लेते हुए आजादी से यहां तक का सफर तय किया है। हर भारतीय का ध्येय एक विकसित, समृद्ध भारत है। इस समृद्ध भारत के लिए उत्तर प्रदेश का समृद्ध होना, उत्तर प्रदेश का विकसित होना उतना ही जरूरी है। आज हम सभी आपके सामने इसी महायज्ञ के लिए आपका सहयोग मांगने आए हैं। उत्तर प्रदेश आज विकास के जिस रास्ते पर चल पड़ा है, उसमें डबल इंजन की सरकार उतनी ही जरूरी है। साथियों, मैंने 2014 से लेकर 2017 तक इन गौर परिवारवादियों का, उनका कामकाज, उनका कारोबार, उनके कारनामे बहुत करीब से देखे हैं। दुख होता है जब अपने स्वार्थ के लिए गौर परिवारवादियों की सरकारें जनता के हित को ही स्वाहा कर देती है। 2017 से पहले बस्ती, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर के लोगों ने भी बहुत भेदभाव झेला था कि नहीं झेला था? आपके साथ भेदभाव होता था कि नहीं होता था? अब योगी जी की सरकार पिछले 5 सालों से हर वो प्रयास कर रही है
जो आपके जीवन में सहूलियत ला सके, जो गरीब को सम्मान दे सके। और निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ी बाधा थी यूपी की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था। बीते 5 साल में भाजपा सरकार यहां की कानून व्यवस्था को पटरी पर ले आई है। वो जो आपके हक की जमीन पर बैठे थे, वो जो आप पर भय बनाकर बैठे थे, वो जिनके डर से आप घरों से निकलने से बचते थे, जिनकी वजह से हमारी बहन बेटियां परेशान थी, वो सब आज काबू में है। लेकिन अभी ये पूरी तरह न सुधरे हैं न समझे हैं। वो मौके की तलाश में है। अभी वो अंतिम सांस ले रहे हैं। अगर दोबारा इनको मौका मिल गया तो उनकी जान में जान आ जाएगी। आने देना है क्या? आने देना है क्या? भाइयों बहनों, ये जो समझ नहीं रहे हैं, अभी भी सुधरे नहीं है, अभी भी आखिरी सांस ले रहे हैं और बदले का भाव लेके बैठे हैं, उनको दोबारा खड़े नहीं होने देना है। साथियों, भाजपा सरकार के प्रयासों की वजह से अब उत्तर प्रदेश में डर का माहौल दूर हो रहा है। और डर उनको लग रहा है जो दशकों तक निर्दोषों को डराते रहते थे, वो आज डर के मारे कांप रहे हैं। आपके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं, नए रास्ते बन रहे हैं। आप बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए भाजपा सरकार स्कूलों की स्थिति सुधार रही है। आप अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं, इसलिए भाजपा सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रही है, नए इंजीनियरिंग संस्थान बना रही है, आईटीआई पॉलिटेक्निक में सीटें बढ़ा रही है। आप अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं, अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, इसलिए भाजपा सरकार मुद्रा योजना के जरिए आपको बैंकों से आर्थिक मदद दे रही है। स्टार्टअप योजना के जरिए आपको पैसा दे रही है। आप चाहते हैं कि इलाज पर खर्च कम हो, बेहतर इलाज की सुविधा मिले, इसलिए भाजपा सरकार आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। गांव देहात में भी हेल्थ और वेलनेस सेंटर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना शुरू की थी। और हमने प्रीमियम कितना रखा था? एक योजना के लिए सिर्फ 90 पैसे, यानी एक चाय की कीमत से भी बहुत कम, एक कप चाय से भी कम कीमत में रोज का 90 पैसा आपका बीमा उतारना। और दूसरी योजना के लिए हमने इन्हें कहा, कितना था? 1 महीने का 1 रुपया।
एक महीने का 1 रुपया। इन योजनाओं के माध्यम से हमने गरीब को 2-2 लाख रुपए का सुरक्षा कवर दिया। 2-2 लाख रुपया। आज यूपी के 4.5 करोड़ से ज्यादा मेरे गरीब भाई बहन इस योजना से जुड़े हुए हैं। और आपको खुशी होगी, इस सुरक्षा की वजह से भी यूपी के गरीब परिवारों को बीते वर्षों में करीब 1,000 करोड़ रुपए की मदद उनके खाते में सीधी पहुंची है। 1,000 करोड़ रुपया। हमारी सरकार संकट के समय कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ती, बल्कि गरीब परिवार का संबल बन करके खड़ी रहती है। भाई और बहनों, गरीबों के लिए सरकार की इसी संवेदनशीलता को आपने इस कोरोना के काल में भी देखा है, महसूस किया है। हम सबको पता है पूरी दुनिया में कितनी बड़ी भयंकर महामारी आई है। 2 साल हो गए। पूरी मानव जात, दुनिया का हर देश, अमीर हो गरीब हो, हर कोई 100 साल की ये भयंकर बीमारी के चपेट में आया हुआ है। ये संकट हमारे देश पर भी बहुत गहरा, लेकिन ऐसे संकट के समय हमारी सरकार हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठी। क्या करे, पूरी दुनिया में हुआ है, ये तो वायरस है, आने ही वाला है। हम रोते नहीं रहे, बैठे नहीं रहे। हमने एक के बाद एक इस समस्या के सामने रास्ते खोजते रहे, देश के लोगों की जिंदगी बचाने के लिए लगे रहे। ऐसे कालखंड में कोई भी गरीब भूखा न रहे, किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले, कोई गरीब का संतान रात को भूखे पेट सो न जाए, इसलिए हमारी सरकार अन्न के भंडार खोल दिए। दोस्तों, अन्न के भंडार खोल दिए। पूरे देश में, दुनिया को भी अचरज होता है, 80 करोड़ लोगों को करीब 2 साल से मुफ्त में राशन मिल रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन पहुंचा है। भाइयों बहनों, गरीब आज भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। इसी संकट के समय हमारी सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी गरीब, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक, अमीर हो या गरीब हो, उच्च मध्यम वर्ग हो या निम्न मध्यम वर्ग हो, शहर में रहता हो या गांव में रहता हो, स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी वैक्सीन से छूट ना जाए। आप सबको वैक्सीन लगा है, टीका लग गया है? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप मुझे बताइए, आपको टीका लगाने के लिए एक नया पैसा भी खर्चा करना पड़ा क्या? जोर से बोलिए ताकि ये जरा गौर परिवारवादियों को पता चले। कोई खर्चा आया क्या? कोई आपको पैसा देना पड़ा क्या? एक भी रत्ती रुपया देना पड़ा क्या? भाइयों बहनों,
इतना बड़ा सेवा काम, इतना बड़ा देश और इतने कम समय में। लेकिन इन गौर परिवारवाद लोगों ने देश की जनता को गुमराह करने के लिए, आपको बहकाने के लिए दिन रात नए नए मनगढ़ंत तर्क दिए, अफवाहें फैलाई, भ्रम फैलाई। लेकिन भाइयों बहनों, आपका मेरे प्रति जो विश्वास था, आपका मेरे प्रति जो प्रेम था, उसके कारण वे सफल नहीं हो पाए और आज हर नागरिक के तक टीका पहुंच गया। भाइयों, उन्होंने ये तक कह दिया कि वैक्सीन तो भाजपा की है। इन लोगों ने आप लोगों को उकसाया, ये तो भाजपा की वैक्सीन है, ये भाजपा के रंग वाली वैक्सीन है, ये भाजपा के कमल वाली वैक्सीन है, इसलिए वैक्सीन मत लगाओ। आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, जैसे वैक्सीन में उनकी बातें नहीं सुनी है, चुनाव में भी मत सुनना। आपने हमारी बात मानी और टीका लगवाया। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं भाइयों बहनों। और तो और इन लोगों ने तस्वीरें दिखाकर यूपी को बदनाम करने का भी काम किया। साथियों, दशकों दशक तक हमारे यहां गरीबी हटाओ के नाम पर, समाजवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरे गए और बाद में धन लूटा गया। लेकिन जो इतने वर्षों तक देश की सत्ता में रहे, यूपी में जिन्होंने हमसे पहले सरकार चलाई, उन्होंने गरीब को गरीबी से लड़ने के लिए न अस्त्र दिए, न शस्त्र दिए, न उनको कोई समर्थन दिया। 2014 में जब आपने हमें अवसर दिया तो हमने इस पुरानी सोच को बदलने के लिए कदम उठाए। बैंकों के दरवाजे गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए हमने खोलना, ऐसा ही एक बड़ा कदम था। गरीब कभी बैंक के दरवाजे तक नहीं जा सकता था। आजादी के इतने दशकों के बाद भी नहीं जा सकता था। हमने बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए दोस्तों। वरना पहले ये माना जाता था कि जिसके पास पैसा होता है वही बैंक जाता है, गरीब के पास भी बैंक खाता हो। पहले की सरकारों ने इसकी जरूरत ही नहीं समझी। ये भाजपा की सरकार है जिसने देश भर में 44 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाए भाइयों बहनों। और इन जनधन खातों की ताकत देखिए। ये मेरा घोर विरोध करने वालों ने आंख बंद करके उस समय जनधन खाते का भी विरोध किया था, उसकी भी मजाक उड़ाई थी। बोले लोगों के पास पैसे नहीं है, खाते खुल करके क्या करेंगे, ये जनधन खाता तो ड्रामा है, ऐसे ही बैंक के कागज खराब कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बोली थी। लेकिन जनधन खातों की ताकत देखिए साथियों। बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकारी मदद बिना बिचौलिए, बिना कट, सीधे बैंक खाते में पहुंच जाती है। पीएम किसान निधि, कोई बिचौलिया नहीं, सीधा छोटे किसानों के और हर किसान के बैंक खाते में पैसा पहुंच जाता है। फसल बेची तो पैसा सीधा बैंक खाते में आ रहा है। आज कोई सब्सिडी आनी है तो सीधे बैंक खाते में आती है। पीएम आवास का पैसा आता है तो सीधे बैंक खाते में आता है।
मनरेगा का पैसा आता है तो सीधा बैंक के खाते में आ जाता है। जो पहले आपके हक पर डाका पड़ता था, बिचौलिए जो आपका पैसा खा जाते थे, उनके लिए भाजपा सरकार ने दरवाजे बंद कर दिए। साथियों, जनधन खाते के साथ जब हमने मोबाइल फोन और आधार को जोड़ा तो ये सुरक्षा चक्र और मजबूत हो गया। अब हमारे छोटे किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों को भी जनधन खातों के कारण बैंकों से आसान ऋण मिलना संभव हो पाया है। आपको पता होगा, हमारे देश के एक प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से बोले थे। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गरीब के घर 15 पैसा पहुंचता है। 1 रुपया भेजता हूं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है। तो ये 85 पैसे किसके जेब में जाते थे भाई? ये कौन मार लेता था? ये कौन मार लेता था पैसे? अगर 1 रुपया भेजा है तो 100 पैसे पूरे गरीब के खाते में जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? 100 के 100 पैसे गरीब को मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? अब मैंने ये पक्का कर लिया कि गरीब के खाते में दिल्ली से मैं 1 रुपया भेजूंगा तो बीच में कोई हाथ नहीं लगाएगा, 100 के 100 पैसे पहुंचेंगे। अब मुझे बताइए भैया, ये जिनकी दुकानें बंद हो गई, जिनको ये मलाई खाने को मिलता था, उनको मेरे पे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? वो मोदी को गाली देगा कि नहीं देगा? मोदी का बुरा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? मोदी के पीछे पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा? मोदी ने कोई गुनाह नहीं किया। गुनाह यही है कि मलाई खाने वालों की कटकी बंद कर दी है। आप मुझे बताइए, मैंने सही किया कि गलत किया? सही किया कि गलत किया? ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अगर मैंने सही किया तो आप मेरे साथ रहोगे? पूरी ताकत दोगे? आपकी जितनी ताकत मिलेगी उतने ही ताकतवर फैसले मैं करूंगा भाइयों बहनों। अब आप देखिए, हमने स्वनिधि योजना के माध्यम से रेहड़ी पटरी ठेले वालों को भी बैंकों से बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। इस प्रकार के काम तभी होते हैं जब सही मायने में गरीब को सशक्त करने का इरादा मन में होता है। वरना दशकों से गौर परिवारवादी तो सिर्फ नारों से ही काम चला रहे थे। साथियों, आजकल ये लोग नौकरी को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इनकी सच्चाई भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं। यहां योगी जी ने 5 साल में करीब 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी, जबकि योगी जी के आने से पहले 10 साल तक जो सरकारें चली, उन्होंने 10 साल में सिर्फ 2 लाख लोगों को ही काम दिया था, नौकरी दी थी भाइयों। 10 साल में 2 लाख और 5 साल में 10 लाख, 5 साल में 5 लाख लोगों को नौकरी दी भैया, भाइयों बहनों। और तब कारोबार क्या था? किसी की सिफारिश लगानी पड़ती थी,
किसी नेताजी का कुर्ता पकड़ के चलना पड़ता था। गरीब मां को अपनी जमीन गिरवी रख करके करप्शन के पैसे देने पड़ते थे, तब जाकर के मुश्किल से बेटे का इंटरव्यू निकालता था। भाइयों बहनों, गरीब को इतना नुकसान इन लोगों ने किया था। भाइयों बहनों, हमने वो स्थिति बदली है। क्या युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोग, क्या हम उनको माफ कर सकते हैं? ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं? ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों में हमने इंटरव्यू समाप्त करने का भी बहुत बड़ा निर्णय कर लिया और उसका लाभ भी ये सब कटकी कंपनी को दरवाजे दिखा दिए। भाइयों बहनों, दरवाजे दिखाइए और गरीब को अर्जी करने पर योग्यता के आधार पर घर पे ऑर्डर आ जाता है। भाइयों साथियों, आज ये परिवारवादी लोग किसानों की भी बातें करने लग गए हैं। उन्हें लेकर भी बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बहराइच का किसान इनकी सच्चाई भी जानता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में दर्जनों चीनी मिलें बंद करवा दी कि नहीं करवा दी? चीनी मिलों को ताले लगवाए कि नहीं लगवाए? ये वो लोग हैं जिन्होंने यूरिया और खाद के लिए किसानों पर डंडे चलवाए। ये वो लोग हैं जो किसान को गन्ने की पर्ची के लिए तरसा देते थे। पिछली सरकार के समय बहराइच के 75,000 किसानों को ही सरकारी खरीद का लाभ मिल पाया था, जबकि हमारी सरकार ने सिर्फ बहराइच में गेहूं और धान के करीब 2 लाख किसानों से सरकारी खरीद की। यूपी के किसानों को छुट्टा जानवरों से हो रही दिक्कतों को हम गंभीरता से ले रहे हैं। हमने रास्ते खोजे हैं दोस्तों, और मैं आपकी इस चिंता को पूरी तरह समझता हूं और मैं आपको बताता हूं, मैं रास्ता खोज करके लाया हूं दोस्तों। 10 मार्च को आचार संहिता समाप्त होने के बाद, नई सरकार बनने के बाद योगी जी के नेतृत्व में उन सारी नई योजनाओं को हम लागू कर देंगे। भाइयों, इन लोगों का काम करने का तरीका क्या रहा है, इसका उदाहरण सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना भी है। इनकी लापरवाही की वजह से ये योजना 4 दशक से भी पूरी नहीं हो पाई। 40 साल बीत गए। भाइयों, ऐसे लोगों की क्या जरूरत है? अरे, आपके घर में काम करने वाला व्यक्ति अगर 2 घंटे तक काम करना पूरा है और 2 दिन तक नहीं करता है, तो उसको रखते हैं क्या? आप रखते हैं क्या? उसको कहते हैं बाबा जाओ, तुम नहीं कर सकते हो, क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को सरकार में वापस लाओगे क्या? लाओगे क्या? 40 साल तक जो आपके लिए जीवन मरण का सवाल है, ऐसा पानी का काम लटकाए रखा। और देखिए बर्बाद कैसा किया रुपयों को। जब ये योजना का प्रारंभ हुआ था, तब खर्चा होने वाला था 100 करोड़। 100 करोड़ में शानदार काम हो जाता, लेकिन 40 साल लटके रखा। जो आए उन्होंने कटकी की, हर किसी ने अपनी मलाई खाने का रास्ता खोजा और जाते जाते 100 करोड़ का काम 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। 10,000 करोड़ ये पैसे आपके थे जो बर्बाद कर दिए इन लोगों ने। आपकी कमाई के पैसे थे, इन्होंने बर्बाद किए हैं। इस योजना से बहराइच और गोरखपुर के बीच 9 जिलों के 30 लाख किसानों को
सीधा फायदा होने वाला था। 30 लाख किसानों का इन्होंने गला घोंट दिया भाइयों। लेकिन बरसों के इंतजार के बाद आपको ये लाभ अब मिला है, हमारी सरकार के प्रयासों से मिला है। साथियों, बहराइच की ये धरती हमेशा से आक्रमणकारियों के मंसूबों को ध्वस्त करती रही है। देश के खिलाफ जाने वालों को यहां की मिट्टी माफ नहीं करती है। लेकिन इसी मिट्टी ने देखा है कि कैसे इन परिवारवादियों ने आतंकी हमला करने वालों पर अपना प्यार उड़ेला। जिन लोगों पर यूपी में एक नहीं कई कई बम धमाकों का आरोप था, ये लोग उन आतंकवादियों को जेल से रिहा करने पर पक्का निर्णय करके बैठे थे, साजिश कर रहे थे। ये उन पर मुकदमा नहीं चलाना चाहते थे। समाजवादी सरकार आतंकी संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के तक खिलाफ थी। इसलिए मैं कहता हूं, जो लोग देश की नहीं सोच सकते, देश की सुरक्षा को ताक पर रखते हैं, वो यूपी का कभी भला नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, और जरा बहराइच से आवाज ऐसी निकलनी चाहिए कि इन गौर परिवारवादियों की नींद उड़ जाए। जवाब देंगे? आप मुझे बताइए, जो बम धमाके करके निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दें, ऐसे आतंकवादियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कड़ी सी कड़ी सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर फांसी का हुक्म होता है तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर आतंकवादियों को फांसी होती है तो निर्दोष नागरिकों को उसका स्वागत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायपालिका में विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद के न्यायालय ने अनेक लोगों को फांसी की सजा सुनाई। जो आतंकवादी घटनाएं करके, बम धमाके करके निर्दोषों को मार दिया था। मुझे बताइए, ये न्यायालय ने सही काम किया कि नहीं किया? ऐसा काम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? हमें न्यायालय का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ये चुप बैठे हैं, चुप बैठे हैं, क्योंकि उनको मालूम है अब सारा खेल जनता के सामने खुल चुका है। कौन किसकी मदद कर रहा था, ये अब उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जान गया है भाइयों। बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर जिलों में विकास को रफ्तार दी जा सके, इसके लिए कई 100 करोड़ रुपए इसकी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। बहराइच गोंडा रेल मार्ग पर इलेक्ट्रिक ट्रेन की शुरुआत का रास्ता खुल गया है। यहां नए पुल बनाना हो या फिर कनेक्टिविटी के काम, हमारी हर कोशिश उत्तर प्रदेश के विकास के लिए है। 10 मार्च के बाद हमारी सरकार ऐसे कार्यों के लिए, आपकी सेवा के लिए नई ऊर्जा के साथ जुटेगी। लेकिन भाई और बहनों, आपको ये और बात गांठ बांध लेनी है, माफियावादियों को मौका मिला तो ये लोग गांव गरीब की योजनाओं को बंद कर देंगे, बदले की भावना से बंद करेंगे। जिसको मौका पड़ेगा वो बदला लेने की ताक में है,
क्या बदला लेने देंगे? बदला लेने देंगे? जो बदला लेना चाहते हैं उनको आने देंगे? ये बदला वालों को अवसर देंगे? भाइयों बहनों, कमीशन, क्राइम, कब्जेदारी, यही लोग फिर से मैदान में उतर आएंगे। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाजपा को वोट देना है। कमल के निशान पे बटन दबाना है। एक वोट भी छूटना नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए, आज मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था, इतनी जबरदस्त भीड़, इतनी जबरदस्त भीड़, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं। आप थक गए होंगे। अब मन करता होगा मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, सभा शानदार हो गई, चलो अब सो जाते हैं। सो जाएंगे? नहीं सो जाएंगे ना, घर घर जाएंगे। ऐसे नहीं, जवाब पूरी ताकत से दो। घर घर जाएंगे, मतदाताओं को मिलेंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे, मेरे प्रणाम उनको कहेंगे। मोदी जी आए थे, आपको नमस्ते बोला है, बता देंगे और बताएंगे मोदी जी ने आपसे कुछ मांगा है। आप उनको बताएंगे मोदी जी ने कहा है वोट डालना है, बताएंगे। कमल पे वोट डालने के लिए कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाएंगे। हर पोलिंग बूथ आगे निकल जाएगा, पहले से ज्यादा वोट करवाएंगे। पक्का? मैं आप पे भरोसा करूं? अरे मुझे विश्वास है दोस्तों, आपने जो सभा आज करके दिखाई है, आप इन सबको जिता करके लाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। भाइयों मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। सभी उम्मीदवारों से मेरी प्रार्थना है, आगे आ जाए, योगी जी भी आगे आ जाए।